नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा पढ़ाई कर। आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हो? यस और नो? गुड इवनिंग। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। और आज जो अपना क्लास है वो है काव्यखंड, क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड दिगंत भाग 2 का काव्यखंड का चैप्टर है, जिसका नाम है बच्चों अधिनायक चैप्टर। क्या नाम है? अधिनायक। अधिनायक चैप्टर रचना करने वाले रघुवीर सहाय जी हैं। हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। कवि के परिचय के साथ साथ चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझने के साथ फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्टिव, और फिर कहाँ छूटने वाला एक भी सवाल नहीं छूट सकता, एक भी सवाल इस चैप्टर से। सो प्लीज हमारे साथ अंत तक बने रहिए और प्लेलिस्ट के और भी वीडियोस आप देखते रहिए। आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं पढ़ करके। ओके, तो अधिनायक चैप्टर के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। इस बात का पूरा ध्यान में रखना बच्चों, सवाल बन सकता ऑब्जेक्टिव। अधिनायक रघुवीर सहाय जी आपके सामने यहाँ बोर्ड में खड़े हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं, इनका परिचय समझते हैं बच्चों। परिचय। लेखक का नाम है रघुवीर सहाय। जन्म हुआ है 9 दिसंबर 1929 को, निधन हुआ है 30 दिसंबर 1990 को। इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। पिताजी का नाम हरदेव सहाय, जो कि एक शिक्षक रहे। इनकी पढ़ाई लिखाई एमए अंग्रेजी विषय से की है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। संगीत सुनने और फिल्में देखने में बड़ी रुचि थी इनकी। उन्होंने कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की। हाँ, ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है बच्चों ऑब्जेक्टिव सवाल में कि रघुवीर सहाय ने किसकी स्थापना की? किस कविता केंद्र की? कौमुदी कविता केंद्र की उन्होंने स्थापना की और संचालन भी किया उसका। रघुवीर सहाय जो थे बच्चों, पेशे से पत्रकार रहे, पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकारिता का आरंभ नवजीवन से किया। किससे किया? नवजीवन। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कैसे हैं सर आप? धन्य हैं आप। आपने जो लिखा ना इस चैप्टर के अंदर, बड़ी कमाल की बातें लिखे हैं आप। मतलब क्या बताएं, सही में बहुत कमाल की पंक्ति है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, आगे देखो। इसके बाद समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली और फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में इन्होंने काम किया। संवाददाता के रूप में इन्होंने काम किया आकाशवाणी नई दिल्ली में और नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में भी। उन्होंने दिनमान समाचार साप्ताहिक प्रधान संपादक किया था, काम किया था वहां पे 1979 से 1982 तक। दिनमान में 1979 से लेकर 1982 तक। पॉइंट आउट कर लेना, इसको नोट कर लेना, बहुत कमाल का सवाल होता है। रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि रूप में लोगों के सामने आए थे। सीढ़ियों पर धूप में इनकी कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध इनकी कविता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो इनकी कविता है। लोग भूल गए हैं इनकी कविता है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां इनकी कविता है। ये कहानी है रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं। ये निबंध है दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे यथार्थ स्थिति नहीं। मतलब ये सब इनकी रचना है। तो ये सब तो आपको माइंड में रखना पड़ता है। अगर देता है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपको सिर्फ उतना ही, मतलब अगर आपको ये याद करने में परेशानी हो रही है कि कौन सा किताब, मतलब इतने सारे बुक्स हैं उनके रचनाकार, मतलब जो रचनाएं हैं, तो उनको हम कैसे याद करें, तो मैं उस पर कुछ कुछ ना कुछ तो जरूर आपके लिए करूँ। तो टेंशन नहीं लेने का। मतलब इनकी जो भी रचनावली थी संपूर्ण 6 भागों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी बच्चों। लोग भूल गए हैं रचना के लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट बहुत कमाल। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किस रचना के लिए? लोग भूल गए हैं उसके लिए। और कब? 1984 में। 1984 में किया गया। आइए,
यह कविता अधिनायक उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। रघुवीर साहब 20वीं सदी के रचनाकार हैं। ये तो मतलब मैं एक क्वेश्चन भी दिया था कि कौन सा चैप्टर कहां से लिया गया है, वो वीडियोस मैंने आपको बताया, पढ़ाया कुछ पहले, ठीक है। देखिए अधिनायक चैप्टर के अंदर कह रहे हैं इनका उद्देश्य क्या है, कवि का उद्देश्य क्या हम लोग समझते हैं। अधिनायक जैसे राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, तो गाने के लिए पूर्ण अवस्था में आना पड़ता है, लेकिन हम पूरा गान नहीं कर रहे हैं, बस आपको छोटा सा कुछ भाग बताएंगे। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारी आजादी के बाद हम लोग लोकतांत्रिक रूप में आ गए हैं। हमारा देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। फिर भी कोई ना कोई वो है जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को या गरीब तबके के लोगों को शोषण करते आ रहा है। उन पर उनके विचारों पर उनका अधिकार जमा हुआ है, कि संपत्ति को हड़प रहे हैं, का शोषण अनवरत जारी है, लगातार शोषण किया जा रहा है। इस लोकतांत्रिक देश में भी ये स्थिति बनी हुई है। ये कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन है वो, कौन है वो, कौन है वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका, राष्ट्रगीत में भला कौन है वह, जो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है। हर चरना एक आम आदमी का कहीं एक संकेत दिया गया है कि जो पंक्ति में खड़ा होकर के राष्ट्रगीत गा रहा है और कह रहा है कि जन गण मन अधिनायक जय है, और वो भारत भाग्य विधाता कह रहा है। कौन गाने वाला, कौन है गाने वाला? एक आम आदमी जो गरीब तबके का एक मतलब हम संकेत कहेंगे, जो फटा सुथन्ना कपड़ा पहना हुआ है, फटा हुआ कपड़ा, सुथन्ना पुरानी मतलब पुराने टाइप की फटी हुई हाफ पैंट पहना हुआ है, वो फटा सुथन्ना कपड़ा पहनकर गुण गा रहा है। कौन है वो भला भारत का भाग्य विधाता? कौन है वो भारत का भाग्य विधाता जिसका गुण हर चरना गा रहा है? हर चरना नाम देखिए हरिचरण से बना है। हरिचरण लेकिन ईश्वर की भक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन अगर कोई गरीब तबके के लोगों का जिनका पालन पोषण अच्छे से ना हो पाए, जिनका लगातार सामाजिक शोषण हो रहा हो, उसके लिए हरचरना शब्द ज्यादा ही यूजफुल होता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही, कवि कहते हैं कि कौन है इस लोकतांत्रिक शासन में, अब के हमारे लोकतांत्रिक देश में जो शासन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें कौन है वो भारत का भाग्य विधाता जिसका गुण गाने वाला? कौन है भाई? फटा हुआ कपड़ा पहना है, उसके तन पर बेहतर कपड़े नहीं है, वो गुण गा रहा है। इसका कौन है वो भारत का भाग्य विधाता, जो भारत का भाग्य उसके हाथ में है, पूरे भारत की कमान उसके हाथ में है। और संजोग देखो ऐसा यार, जिसका वो गुण गा रहा है, गाने वाले की स्थिति कितनी दयनीय है, फटा सुथन्ना कपड़ा पहना है, वो तो खुद सही नहीं है। कौन है इस देश का मतलब संचालन करने वाला? कौन है जो भारत भाग्य विधाता है? मखमल टमटम बल्लम तुरही, अरे मखमल के वस्त्र धारण किया हुआ है, वो मखमल का वस्त्र धारण किया हुआ है, टमटम पे सवार है, पल्लम तुरही एक राजसी ठाट साट व्यवस्था लगी है, जिसमें भाले लेकर के लोग खड़े हैं। अरे भैया कौन है आप? पगड़ी छत्र चमर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। माथे पे पगड़ी छत्र छाया छाते लगे हैं, चमर डुलाए जा रहे हैं उनके, पूरी की पूरी राजसी ठाट लगी हुई है। ये कौन है? कौन है जिनका स्वागत तोपों की सलामी से, ढोल नगाड़े बजा करके उनकी स्वागत कराई जाती है? जय जय कौन कराता है उनका? कौन है वो जो स्वयं मखमल का कपड़ा पहनता है और गुण गाने वाला समाज में वो आम आदमी का एक मतलब कहा जाए कि वो संकेत जो हरचरना को दिया जा रहा है, वो हरचरना फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है।
पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कह रहे हैं कि ऐसे लोग पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। जब ये लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अधिनायक जिनको कहा जा रहा है, कौन है ये अधिनायक जो मखमल का वस्त्र धारण करके टमटम पर सवार होकर के चमर डुलाते हुए छत्र के साथ आता है, और इनको सुनने के लिए, इनको देखने के लिए जो चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से उमड़ी पड़ी है भीड़, वो नंगे पांव दौड़े आ रहे हैं। नंगे बूचे नर कंकाल, नंगे पांव, पैर में चप्पल जूते नहीं है, और नर कंकाल, शरीर जो है दाना के बिना, अनाज के बिना, भोजन के बिना वो कंकाल की तरह दिख रहे हैं। ये कौन है अधिनायक जो अपनी प्रजा का ख्याल नहीं कर रहा है, और इस तरीके की स्थिति हुई है यहाँ पे। इस लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था के बारे में रघुवीर सहाय जी कह रहे हैं। यहाँ आम जनता का, गरीब लोगों का, मध्यम वर्गीय परिवार का, पूंजीपतियों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों द्वारा शोषित कर दिया जाता है, दबाया जाता है, उनके विचारों पर अधिकार जमा लिया जाता है, उनके विचारों को कुचल दिया जाता है, उनके सपने को तोड़ दिया जाता है, उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता है। वही तो है अधिनायक। और ये नंगे बूचे नर कंकाल, इनको भोजन के बिना शरीर कंकाल की तरह दिख रहा है। पूरब पश्चिम से आते हैं, सब जगह से आते हैं, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, और सिंहासन पे ये बैठे हैं, और कौन इनको मेडल देता है, इनको मेडल कौन दे रहा है, मेडल, मेडल, तमगे, मेडल कौन दे रहा है इनको भाई। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कौन कौन है वो जन गण मन अधिनायक, वह महाबली। कौन है वो अधिनायक, कौन है वो महान आदमी, कौन है वो महाबली। और गाने वाला को देखो, डरा हुआ है मन बेमन उसका, जिसका बाजा रोज बजाता है। हरचरना, जो कि पूरे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का अकेला एक संकेत दिया जा रहा है ना। हरचरना से इन पूरी का बोध होता है, पूरे गरीब लोगों का बोध हुआ, पूरे मध्यम वर्गीय परिवारों का बोध हुआ जिनका शोषण हो रहा है। वो हरचरना के मतलब, हरचरना कहने का मतलब ये पूरे लोग आ गए। अब देखिए ये, अच्छा अब क्या है ना कि बड़े लोग जो होते हैं, जो पूंजीपति वाले, पावर वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके सामने मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार बेचारे डरे रहते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। वो पिटवा देंगे, थुरवा देंगे, नाक कुचलवा देंगे, पीट पाट करवा देंगे, पूरा आपकी संपत्ति हड़प लेंगे। तो डरा हुआ है मन, बेमन है, नहीं चाहता है उनकी बड़ाई करना, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है करना पड़ता है जबरदस्ती। याद होगा क्लास 10th में आपने एक कविता पढ़ा था, क्लास 10th की हिंदी में, जिसमें कवि ने डफाली कहा था, डफाली शब्द का इस्तेमाल किया था। जिनकी धोती ढीली ढाली, जिनसे संभलती नहीं है धोती ढीली ढाली, वो देश क्या संभालने चलेंगे, नेताओं के बारे में। यहां पर डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, रोज न चाह के भी बड़ाई करना है इनका, न चाह करके भी इनकी प्रशंसा करनी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो वो मार डालेंगे, मरवा देंगे, पिटवा देंगे, संपत्ति छिनवा देंगे, हड़प लेंगे सब। अक्सर आपको ये समाज में देखने को मिलता है, गरीब लोगों के जमीन हड़प लिए जाते हैं, संपत्ति हड़प लिए जाते हैं, बेटियां, उनकी इज्जत लूट ली जाती है, औरतों को, मतलब तरह तरह के माध्यम से। कई जगह ऐसे हमारे देश में है, आज भी ऐसा होता है, घटना आए दिन ये सब देखने को मिलता है कि फलाने गांव में परिवार में पीटपाट करके उनकी संपत्ति को हड़प लिया गया, जमीन लिखवा दिया, जबरदस्ती। ये क्या है भैया। अब बताइए, जिस गांव में बड़े बड़े लोग हो और कुछ गरीब तबके के लोग होंगे, तो उनको क्या हाथ जोड़ के जी हाँ हाँ जी हुजूर, कहिए हुजूर, आदेश करिए, चल पूरा का पूरा ये पूरा साफ हो जाना चाहिए, जी हुजूर, जैसे ही आ गया हुजूर, बैठ के साफ करना है। कहाँ जाइएगा, कोई उपाय नहीं है आपके पास।
आपका मन नहीं है उसकी प्रशंसा करना, लेकिन डरा हुआ है मन आपका, बेमन है आप बिना मन के, फिर भी आपको बाजा रोज बजाता है, रोज उसके बारे में कहना। समझ रहे हो ना? चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझते हैं। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? देखिए, हरचरना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। हरचरना जो है वो गरीब, शोषित, पीड़ित, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का एक संकेत है। वह गरीब, पीड़ित, शोषित, मध्यम वर्गीय जनता का प्रतीक है, संकेत है, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि शासक वर्ग के इच्छा अनुसार काम करना पड़ता है। वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल सकता, जो शासन चला रहा है ना उसके हिसाब से उसको चलना पड़ रहा है। समझ रहे हो बच्चों? पहचान की बात करें, उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े पड़े हैं, फटा सुथन्ना कपड़ा, फटे सुथाने कपड़े पहने हुए है। वह पीड़ित है, शोषित है, वो शासक वर्ग के इच्छा अनुसार काम कर रहे हैं, यही तो उसकी पहचान है। वो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी के दबाव में है, उसके ऊपर किसी का विचार है, उसका विचार नहीं काम कर सकता। अगला सवाल है कि हरचरना जो है हरिचरण का तद्भव रूप है। बिल्कुल, हरिचरण, मैं आपको शुरू में बताया, हरिचरण शब्द से बना है। हरिचरण का तद्भव होता है हरचरना, याद रखना है बच्चों। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं रखा, ऐसा क्यों? कवि रघुवीर सहाय ने हरिचरण क्यों नहीं लिखा, हरचरना क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही प्रारंभ में बताया था कि हरिचरण जो होता है बच्चों, वो ईश्वर की भक्ति, हरि के चरणों में रहने वाला, उसके लिए प्रतीक है। लेकिन गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जिनको पीड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, उसके लिए उपयुक्त नाम हरचरना ही है। कवि ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हरचरना दबे कुचले, गरीब, शोषित, आम लोगों का प्रतिनिधि है। इस वर्ग के लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, हरचरना, मंगरुआ, अजीब अजीब नाम आएंगे हो, एक से एक, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, एक से एक नाम आपको देखने को मिलेगा जो किसान के लिए, ऐसे दबे कुचले पीड़ित लोगों के लिए अक्सर आते हैं। तो भाई, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमेशा कपड़े देख करके, कार देख करके, मोबाइल देख करके, अच्छा घर देख करके लोगों की इज्जत मत करना। ऐसा मत सोचना, वर्गीकृत मत कर देना कि जिनके कपड़े अच्छे हैं, जिनके पास अच्छा मोबाइल फोन है, जो अच्छा बोल लेता है, जिसका घर अच्छा है, वही बड़ा है, उसी के आदर करें। ऐसा कभी मत करना, नेवर, ऐसा कभी मत करना। पता है, आज के समय में हर इंसान का कद्र करो, विशेष करके मैं तो ये बोलूंगा सबका कद्र करो, अपने से बड़े का। लेकिन कभी भी, कितना भी डिप्रेशन में आओ, कितना भी प्रेशर में आओ, कभी भी गरीब लोगों को सताना मत। कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल मत सताना। सड़कों पर काम कर रहे हैं मजदूर, खेतों में काम कर रहे हैं किसान, सड़कों पर जो ठेले चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, हमेशा उनकी मदद करना, हमेशा उनका इज्जत करना, बड़े प्यार से बोलना। यार पता है, सड़कों पर जब देखते हैं हम लोग, चलते हैं ना, अक्सर जो बड़े कार वाले, जो कार वार लेके चलता है ना, वो ऑटो वाले को गाली दे देता है, ठेले वालों को इतना गंदा वर्ड में बोलता है ना, क्या बोले, ये मतलब मानवता दिन प्रतिदिन मरती जा रही है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं, हमेशा इन लोगों की इज्जत करना, कदर करना, हो सके तो मदद करना यार, जहां तक पॉसिबल हो। प्लीज ऐसे लोगों की हमेशा से रिस्पेक्ट करो, हेल्प करो, ठीक है ना? हरिचरण वर्ड ऐसे के लिए नहीं होता, ऐसे नाम के लिए हरचरना उपयुक्त है। आगे अगला सवाल देखेंगे आप, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? अरे अधिनायक तो शासक करने वाला का एक प्रतिनिधि है, विशेष व्यक्ति है। अधिनायक शासक वर्ग का एक विशेष व्यक्ति है, जो अपनी इच्छा को कभी दबा नहीं पाता है। बिल्कुल सही बात है, वो तो गरीबों को दबा देता है, मध्यम वर्गीय लोगों को दबा देता है। वो अपनी इच्छा कैसे दबा सकता? वो तो अपनी इच्छा को पूरा करवाने के लिए बाकी की इच्छाओं को मार देता है। कौन? वो विशेष व्यक्ति जो शासक वर्ग का है। तो भैया, अधिनायक शासक वर्ग का विशेष व्यक्ति है, जो अपनी इच्छा को कभी दबा नहीं पाता है, वह मध्यम वर्गीय से अपनी इच्छा पूरा करवाता है। बोले ना, गरीबों से, पीड़ितों से,
मध्यम वर्गीयों से पूरा करवाया। पहचान की बात करें भैया, वो राजसी ठाट बाट में रहता है, बल्लम तू रही, भाले लेके खड़े इधर उधर, माथे पे छत्र लगा हुआ है, चमर, आई हो राजा जी। मतलब राजा जी उस सेंस में मत लेना, राजा है तो, और आदर से जी लगा दिया पूरा उनका हो रहा है। अरे बाप रे भाई, चमर डुलाए जा रहे हैं, जा जा जा। पर अब ऐसा जानते हो, लोगों की ये विचार बहुत बदल गए हैं। खाली करो के सिंहासन, खाली करो सिंहासन की जनता आती है। ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, मजा आया होगा। वो दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है। अधिनायक दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है। वो तानाशाह है, डॉन है, रंगबाज है, ताव में है, गर्मी में है, पावर में है। कल यार ऐसे अगर उसके पिताजी के उम्र के, अगर जातिवाद, ये लोग बड़े गंदे लेवल पे जातिवाद करते हैं। ये जो जातियों में जो निचले श्रेणी के लोग आते हैं ना, जाति के हिसाब से, जिसको कर्म के आधार पर बांटा गया है, मैं सबको समान समझता हूं, सबका आदर करता हूं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पिताजी की उम्र के, आपसे बड़े कोई भी जाति के लोग हो ना, जात देख करके इज्जत नहीं करना चाहिए, जात देखकर नहीं बोलना चाहिए। और ये लोग बोल देते हैं, कल ऐसे करो, मैं नहीं आ रहा, बोले थे ना ये काम करने का। और उम्र देखो, पिताजी की उम्र, बड़े लोग अक्सर ऐसा ही इस्तेमाल कर देते हैं शब्दों का, पर ये टोटली रॉन्ग है भाई। वो अपनी तानाशाही का प्रशंसा सुनना चाहता है, चल, बहुत प्रसन्न होता है, फूल जाता है। कब? जब लोग उसकी बड़ाई करते हैं। बड़ाई करने वाला कौन है? जिसको वो शोषित कर रहा है। जब पिस्टल भिरा के का बोले के बा, जी हुजूर, जैसे रखा नहीं है वैसे ही हम बोला, जहाँ कुछ गड़बड़ भइल लो, सोच ले कि काल तेरा घर के दिया ना जरी, तोरे उनकर हालत बिगड़ल बा कि हुजूर जौन कहले बड़े नु तौने बोल देबे के बा। राशन बटवैनी हनु जी हुजूर, अब मिलल हनु जी, कुछ कहनी है बाबूर काम ना हुजूर दौरा इतने स्थिति है। वह समारोहों में विशेष अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करना चाहता है। ये लोग जाते हैं कहीं तो ये सुनना चाहते हैं, अब आपके सामने आ रहे हैं सबके दिलों पर राज करने वाले आपके चहेते नेता, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, फलाना फलाना डॉट डॉट डॉट, जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका। आई फूल एकदम ऐसे चार को पीछे पीछे लोग, इनको वीआईपी कहा जाएगा। ये ऐसा चाहते हैं कि कहीं पे समारोह हो तो हमें वहां पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए, आदर किया जाए, तब जाकर आराम से बैठ कर तनी ऐसा, अरे जा। ये इनकी पहचान है बच्चों। जय जय कराना का क्या अर्थ है? जय जय कराना का अर्थ होता है दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत लालसा होती है और वो दूसरों से अपनी प्रशंसा जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। जबरदस्ती, कभी प्रशंसा के चक्कर में मत पड़ियो भैया, कभी मत पड़ना प्रशंसा के चक्कर में। काम करते रहना है, अपने दिल से पूछना कि यार मैं सही जा रहा हूं ना, अंदर से आवाज आएगी हाँ यार तू सही जा रहा है। लोग नहीं बोलते हैं तुम्हें, तुम्हारी लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, तुम अपना काम करते रहो, ठीक है ना। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहां बेमन का क्या अर्थ है? बेमन, बिना मन का। यहां बेमन का अर्थ है बिना मन का, अर्थात इच्छा के विरुद्ध। मेरा इच्छा नहीं है, सच्चाई जाना था नहीं कि हुजूर पिस्टल धरवा के ही कह रहे है कि राशन बटनी है नु, हाँ राशन बटनी, लेकिन बटले नहीं, चलो बड़ा 4 किलो मारी गिले, जबरदस्ती 10 बीघा में से 1 बीघा लिखवा ले बड़े, पूरा बात के देखे वाला बात, चल तब लिख दिया था खुली। लेकिन जबरदस्ती पूछेगा तो आपको बोलना पड़े, आप बोलिएगा भी, कैसे कि धमकी देगा कि काल से दिया वो बारे वाला कहू ना रही, कुल जानी जाई लोग, कुल जाना जाई है, तू सोच लो तारा क्या करेगा।
डरे इनकर हालत रही रही जीव तो के खाई घी। रंगदारी है ये सब। एक आम आदमी आजादी के बाद भी वही जीवन जी रहा है जैसा वह आजादी के पहले जीता था, बिल्कुल सच्चाई है। हम अंग्रेजों से तो आजाद हो चुके हैं, पर हमारे देश के ही ऐसे दुष्ट इंसान, दुष्ट शासक जो हमेशा गरीबों, किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों को शोषित करते आए हैं, हम उनसे आजाद नहीं हुए हैं। कम से कम अंग्रेज इस तरीके के नहीं करते थे, इतने लोग ये कर रहे हैं। यहां तक कि उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। वह अपने सामने ठाट बाट में बैठे सत्ता वर्ग के लोगों का गुणगान करना नहीं चाहता, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। बच्चे को पढ़ाना चाहता है, नहीं पढ़ा पाएगा, पैसा नहीं है उसके पास। नौकर बनकर के मालिक के यहाँ काम कर रहा है, मालिक का बेटा भाई वो डीएवी में पढ़ रहा है, और आपके यहाँ पैसा नहीं है हुजूर, बबुआ के कापी किने कर रहा एक बार आगे शाम को यहां से ले लिए जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है। कोई आपकी इच्छा नहीं है उसकी बड़प्पन करना, लेकिन जबरदस्ती करना है, फिर भी उसे अपने मन के विरुद्ध करना ही पड़ता है। ठाट बाट में बैठे जो सत्ता वर्ग के लोग हैं उसका गुणगान करना वो नहीं चाहता, बेमन है, फिर भी उसे करना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? ना कहीं है तो घरे दिया बारे वाला केहू नहीं खे, ठोक ठाक के चल दिए सब, लाशों के पता ना चली। सीआईडी फिल्में या सीरियल तक बा, प्रशासन भी उसी का है आजकल, जिसके पास पैसा है। बहुत कम ऐसे प्रशासनिक लोग हैं जो गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, नहीं तो सारा खेल पैसा का है। विधायक के सामने प्रशासन रोज आके दरोगा जी गोड़ पर गिरत रहे, सैल्यूट मारता रहे, विधायक जी नमस्कार और बैठो यहाँ। हरचरना अधिनायक के गुण इसलिए गाता है क्योंकि अधिनायक सत्ता वर्ग का अत्यंत बलशाली व्यक्ति है। उस सत्ता में पावरफुल है, उसके पास पावर है, जहां कुछ बोलिएगा दो चार थप्पड़ तुरंत पिटवा देगा खड़े खड़े। बगल में जहां एगो मोछिया है कैलस चार उठ के चट 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 पीट दलसन, हर चटकी हो गई जा। इसलिए ज्यादा मत बोलिए, सत्ता वर्ग के लोगों के सामने मत बोलिए, चुप रहिए तो आप सही है। वह मध्यम वर्गीय जनता का अहित कर सकता है, अहित, उसके बारे में नहीं सोच सकता, हित नहीं कर सकता, अहित कर सकता है केवल। डर के कारण हरचरना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण एक तो पहले से ही कमजोर है। हरचरना की अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो बेचारा अपना ही सधमरू हुआ है, कमजोर हो गया है, आधा मरा हुआ है मन के अंदर से, इच्छा मरती जा रही है। और अधिनायक से आशा लगा के रखता है कि हुजूर हमार कमवा करवा दी हैं, ए हुजूर हमार पेंशनिया एगो करवा देती रउरानु, बड़ी और भगवान भाला करते हली गोड़ धरी है नु, देखो पेंशन की कागज उनकर, पेंशन समझते हो, पेंशन बोलते हैं, लेकिन गांव में हमारे पेंशन पेंशन करते हैं बेचारे। 400-500 जो भी आता होगा पेंशन जो सरकारी द्वारा। ये स्थिति बनी हुई है भैया, ये बड़े पावरफुल लोग होते हैं, बहुत पावरफुल है। आशा लगा के रहता है कि हुजूर चलिए मतलब कुछ भी करवाएंगे, शायद शायद उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, वो एक आशा में रहता है। वैसे भी हरचरना जैसे आम आदमी को हर समय अपनी जान का भय बना रहता है, हर समय अपनी जान का भय बना रहता है। जहां इन्होंने खोखला बस 2 थप्पड़ बाजी जाए, ढेर खोखी दिला तो जिंदगी समाप्त हो जाए। समझ रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति बच्चों बनी हुई है। बाजा बजाना का क्या अर्थ है? प्रशंसा करना, गुणगान करना। बाजा बजाना मतलब गुणगान करना। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक का वह महाबली? कवि किसकी पहचान कराना चाहते हैं? कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहते हैं? देखिए कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली के माध्यम से कवि सत्ता वर्ग के अत्यंत बलशाली लोगों की पहचान कराना चाहता है, जो कि ताकतवर है। इनके आगे आम आदमी का कुछ चलने वाला नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है आम आदमी का। आम आदमी और उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल है।
कौन कौन में पुनरुक्ति है, कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया? पुनरुक्ति अलंकार होता है, एक ही शब्द दो बार रिपीट हुआ है, पुनरुक्ति कहते हैं। हम जानते हैं कि आम आदमी का शोषण करने वाला आदमी जो सत्ता वर्ग का है वो अकेला नहीं है। यहां पर कवि कौन कौन कहते हैं, लेकिन कौन कौन का तात्पर्य क्या जा रहा है? एक आदमी नहीं है कि सिर्फ उसके बारे में बोले, कौन कौन है? अरे ये अनेकों है हो, सत्ता वर्ग में बैठे अनेकों लोग जो पूंजीपति वर्ग के हैं, बड़े हैं, पावरफुल है, इनके पास शक्ति है, और ये अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके गरीबों को, पीड़ितों को शोषित करते हैं। ये लोग, वो एक से अधिक लोग हैं जो कई तरह से आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। इसीलिए सबके लिए लेखक, सॉरी, कवि ने कौन कौन शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है ना? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे से इस कविता का क्या संबंध है? भैया, देश को आजाद कराने के लिए एक से एक भारत मां के सपूत जान की बाजी खेल गए। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे से इस कविता का यह संबंध है कि भारत के राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द का प्रयोग देश को आजादी दिलाने वाले, देश को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले, लोगों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले महापुरुषों तथा राजनीतिक व्यक्तियों के लिए किया गया है। जनगण मन अधिनायक जय हे, उन अधिनायकों की जय हो जिन्होंने इस देश को प्रगति के पथ पर ले गया, अंग्रेजों के बेड़ियों से जकड़े हुए, मतलब ये हम कहेंगे कि अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाया, देश को आजाद करवाया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो इस देश के लिए, वो अधिनायक है। जनगण मन अधिनायक में उन अधिनायकों की चर्चा है उन अधिनायकों की चर्चा है जो देश के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, समर्पित। वही इस व्यंग्यात्मक कविता में अधिनायक शब्द आज के नेताओं या सत्ता वर्ग के, ये कमेंट है, व्यंग छोड़े हैं है जिन्हें आज के नेताओं पर, और जो सत्ता वर्ग के लोभी लालची लोग हैं ना, जो गलत नीति वाले हैं, पर कमेंट दागे हैं, भाई तुम कौन से अधिनायक हो? का भावार्थ अपने समझ, भावार्थ का तो ये देखिए व्याख्या है बच्चों, ये व्याख्या है कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनका तमगे कौन लगाता है। और जब भी व्याख्या करिए, प्रस्तुत पंक्ति दिस दैट द्वारा लिया गया है, कभी इस पंक्ति के माध्यम से, कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशा आती है, वो नंगे पांव हैं, वो नर कंकाल के रूप में दिखाई दे रही है। गरीबों आई भी सत्ता वाले लोग जो सिंहासन पर हड़प लेते, आई उनकी हड़प लेते, सत्ता वाले लोग पास चलने के लिए पैर तो है, परंतु पैर में चप्पल नहीं है, शरीर कंकाल की तरह हड्डियां दिख रही है, मांस नहीं। गरीबों के पैसे से जल फूल माला पहनता है सत्ता वाला, लेकिन अभी यह प्रश्न है कि आखिर किन के दबाव में आकर इन लोगों को इस आसन पर बैठाकर इतना सम्मान दिया जाता है? ये किन के दबाव में किया जा रहा है कि उनको फूल की माला, मेडल, सब कुछ दिया जा रहा है? क्यों? प्यारे साथियों, चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत, अगले सीजन का ऑब्जेक्टिव आप सब देखिएगा। थैंक यू सो मच। आज का क्लास में तब, शुभ रात्रि, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मानवता हमेशा, इंसानियत बनाए रखिए। आप अगर आप जैसे सक्षम हैं, व्यक्तित्व अपना चाहिए, कठोर और कर्कश मत भाषा रखिए, हमेशा आदर दीजिए। हमारा संस्कार यही, धर्म यही कहता है, अपने माइंड को एकदम
बस में रखने की पूरी कोशिश करो, मेडिटेशन करो, माइंड को चिढ़ो मत, डिप्रेशन में मत, डिप्रेस होकर किसी को बोल मत दो। ऐसा नहीं हो कि बाद में अफसोस करोगे यार मैं क्या कर दिया। ये तुमको न वश में कर ले, उससे पहले तुम वश में रखो। जो चाहो वही ये करे, ये जो चाहे वो तुम मत करो, ये होना चाहिए। माता पिता बड़ों का आदर करिए। माता पिता की आंखों में आपकी काबिल होने का इंतजार कर रहे हैं, रास्ते की आंखें आंखें हुई है उस रास्ते पर। ये खुशी ला पाएंगे या नहीं, ना होगा, आगे आना होगा। मत करना किसी से, जब भी तुलना करने का मन करे ना, ना कर ले। ऐसे भी लोग हैं खाकर बड़ों से ख्याल रखिए, ना ख्याल रखिए। और कमेंट करिएगा कैसा लगा आज से। साउंड कट रहा था, मैं ये बोल रहा था बड़ों का आदर करिए, सेवा करिए, बस मैं यही कह रहा था। तब से मुझे लग रहा था साउंड कट गया है, तो ठीक है बच्चों, अभी सही होगा साउंड। हमेशा बड़ों का आदर करो। कंपैरिजन जब भी करना हो तो इतना ध्यान रखना कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं, नीचे खुले आसमान के नीचे आंधी बारिश तूफान आ जाए तो पता नहीं वो कहां जाएंगे। कम से कम हमारे पास, आपके पास तो छत है ना, जो छत के नीचे अच्छे से सो सकते हो। कुछ लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, आपको तो भोजन तो कम से कम मिल रहा है ना। तो प्लीज आप अपने मम्मी पापा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने खुशी के लिए पढ़ाई करते रहिए। जैसे हो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहना, कदम पीछे मत, कभी पीछे मत खींचना कदम को। मैं बस यही समझा रहा था आप सभी को। उदार बनिए, व्यक्तित्व अपना अच्छा बनाइए, अच्छा संस्कार सीखिए, डिप्रेशन में मत रखिए, माइंड को कंट्रोल में रखिए। माइंड आपको कंट्रोल में ना करे, माइंड को जो मन करे वो ना होना चाहिए, आपको जो मन करे वो आपका दिमाग में आना चाहिए बस। मतलब इसको कंट्रोल करने से पहले आप इसको कंट्रोल में कर लो। इसके लिए कुछ भी करना हो पावरफुल बनो। मतलब ऐसा ना हो कि यार डिप्रेस होकर के किसी को कुछ भी बोल दिया फिर बाद में अफसोस, भाई कुछ नहीं मिल सकता। कंट्रोल, बोलने से पहले शब्दों पे ध्यान, बोलेंगे तो क्या परिणाम होगा। मतलब काबू काबू करना होगा आपको। आज की जो गर्माहट भोजन हम लोग खा रहे हैं ना, ये चाइनीज वाइनीज, ये सब का बड़ा इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ रहा है। सात्विक भोजन करिए और मन को सात्विक बनाइए। नमस्कार, आदर करिए अपने माता पिता का। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, धन्यवाद आप सबका। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का ये सेशन कैसा रहा।